वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ लेक्चर ऑफ सेल, यहाँ से हम लोग बात करने वाले हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर। हम लोग आउटर पार्ट जो होता है, देखते हैं हम लोग कि सेल का 3 पार्ट होता है, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट के बारे में पूरा थ्योरी हम लोग बात कर चुके हैं। आउटर पार्ट में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब आ रहे हैं इनर पार्ट पे। इनर पार्ट में होता है कौन? साइटोप्लाज्म। इसके बारे में बात करेंगे। अपकमिंग लेक्चर जो होगा उसी साइटोप्लाज्म के बारे में होगा, और एट लास्ट हम लोग न्यूक्लियस के बारे में, जो कि मिडिल पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं ये साइटोप्लाज्म है क्या। आप लोग जूनियर क्लासेस से जान रहे हैं कि जो सेल होता है, वो सेल जो रोबोट हुक देखे थे वो खाली था ऑफकोर्स, लेकिन वो सेल खाली नहीं रहता है, उसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ रहता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? तो एक सेल रहेगा, उसका सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल रहेगा, उसके बाद एक न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, अभी मैं सिंपल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। और ये जगह जो है न्यूक्लियस और सेल के बीच का जो जगह है, ये एक लिक्विड से भरा रहता है, जेल जैसा लिक्विड से भरा रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लिक्विड जो सेल को भरने का काम करता है, फिल करने का काम करता है, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, और यही भी सही है। ठीक है, यही चीज़ को बोला भी जाता है साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म करता क्या है? तो सेल को भरने का काम करता है। क्या करता है? सेल को भरने का काम। अगेन अब देखिए, सेल का मेम्ब्रेन था तो सेल मेम्ब्रेन बोले। ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस। ऑफकोर्स हम लोग पूरा स्टडी नहीं किए हैं इसके बारे में, पर ये तो जानते हैं मिडिल पार्ट में होता है, कंट्रोल करता है एक्टिविटी को, ये तो जानते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे इसको पहले तो डिफाइन कैसे करें, साइटोप्लाज्म को डिफाइन करना है, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ सेल है। ठीक है, अच्छा से बोले इनर पार्ट ऑफ सेल है। ऑफ ए सेल किसके किसके बीच में? तो बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसके बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म सिर्फ न्यूक्लियस के बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है वो। साइटोप्लाज्म इतना ही है, यही चीज़ को भरा हुआ है। अब देखिए इसका जो साइटोप्लाज्म है, अब साइटोप्लाज्म ये पूरा लिक्विड है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जेली लिक्विड है। ये जेल टाइप का लिक्विड है जो क्या करता है? जो सेल को भरने का काम करता है, विच फिल्स द सेल। ये भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब अगेन ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हम 2 हिस्से में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा ये है कि जो पूरे अंदर का है और इसमें बहुत सारा सब्सटेंस रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, आप लोग सुने होंगे, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो। और एक होता है आउटर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट, वो आउटर पार्ट हमको ट्रांसपेरेंट रहता है, क्लियर रहता है। कहने का मतलब ये जो पूरा आपको लिक्विड दिख रहा है, ये लिक्विड को मैं अगर ऐसे में बना लूँ, ये मेरा लिक्विड है, तो इस लिक्विड का एक रहता है बॉर्डर वाला पार्ट, कॉर्नर वाला पार्ट, और एक ये पूरा। तो ये बॉर्डर वाला पार्ट जो है ये ज़्यादा क्लियर होता है, साफ होता है, ग्लासी जैसा। ठीक है, और ये आउटर वाला पार्ट को हम लोग एक नाम देते हैं। आउटर है तो आउटर के लिए हमारे पास एक वर्ड रहता है हमेशा, क्या? इक्टो। क्या? इक्टो। जैसे इंडो था अंदर के लिए, एक्सो था, वैसे ही इक्टो। और ये चूंकि लिक्विड है, लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्म। तो इक्टोप्लाज्म, तभी नहीं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब समझते हैं ना, प्लाज्म स्टैंड फॉर लिक्विड। ठीक है, प्लाज्म स्टैंड फॉर लिक्विड एंड साइटो स्टैंड फॉर सेल, मतलब लिक्विड ऑफ सेल, सेल को भरने वाला लिक्विड जो है। तो यहाँ पे इक्टोप्लाज्म मतलब कि आउटर पार्ट, आउटर जो क्लियरर होता है, आउटर क्लियरर पार्ट ऑफ, पार्ट बोले या लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का बाहर वाला लेयर जो है उसको हम लोग इक्टोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और अंदर वाला भी होगा, हाँ अंदर वाला जो है जिसमें बहुत सारा चीज़ होता है, ग्रेन्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रेन जैसे, हाँ दाना जैसे। सेल खुद ही इतना छोटा है, उसके अंदर और वो चीज़ों से बना हुआ तो और छोटा होगा। तो अंदर में जो ये इसके अंदर में जो है उसको बोलते हैं इंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्म। ये कैसा होता है? ग्रेनुलर पार्ट होता है, मतलब ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर रखे रहता है। कैसे डिफाइन करें इंडोप्लाज्म को? तो इंडोप्लाज्म को बोलेंगे इनर, अंदर वाला जो ग्रेनुलर समझे आप, ग्रेन जैसा, ठीक है, दाना जैसा, ग्रेनुलर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये 2 पार्ट हो गया साइटोप्लाज्म का। किस बेसिस पे? कि वो बाहर का है, फ्रेशली दिख रहा है या नहीं। अब देखिए साइटोप्लाज्म कितने चीज़ों से बना हुआ है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म को बनाता कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा समझते हैं ना, वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे चीज़ को बनाता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपको लिखना है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट, आप लिख सकते हैं द सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जैसे H2O है, H2O में ऑफकोर्स केमिस्ट्री का एग्जांपल है, तो क्या हो गया? H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंस्टिट्यूएंट है H2O के, यानी वाटर के। अब इस साइटोप्लाज्म में जो है 3 चीज़ मेनली होता है, कोई बुक 2 भी लिखाता है, उसके बाद में 3 हम लोग पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, पहला चीज़ है साइटोसोल। अब इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है, साइटोसोल लिक्विड पार्ट है। ठीक है, तो लिक्विड के अलावा भी कुछ होता है कि, हाँ अभी तो पढ़े ग्रेनुलर पार्ट होता है, तो भी तो है लिक्विड पार्ट, या इसको आपको बहुत जगह मिलेगा मैट्रिक्स। ठीक है जी, हाँ मैट्रिक्स अभी ध्यान में रख लीजिए, बहुत जगह आएगा। मैट्रिक्स मतलब वही होता है फ्लूइड पार्ट या लिक्विड पार्ट। दूसरा जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सेल ऑर्गेनल, या सेल, चूंकि ये
साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो इसको कभी कभी आपको कोई कोई बुक में मिलेगा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, ठीक है। तो दोनों नाम बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर है तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, और आपको सेल के ही अंदर होता है साइटोप्लाज्म, तो सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है, ऑर्गेनल। और इसी पे अपकमिंग लेक्चर होगा, ये डिटेल में हम लोग बात करेंगे। थर्ड है सेल इंक्लूजन, ठीक है, सेल इंक्लूजन। अभी जो ये लेक्चर है इसमें हम लोग ये दो पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, साइटोसोल के बारे में, सेल इंक्लूजन के बारे में। और इसके बारे में इसका सिर्फ नाम लेंगे कि कौन कौन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है और हमको पढ़ना है, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल होता क्या है। अपकमिंग लेक्चर जो होगा उसमें हर एक ऑर्गेनल को हम पर वीडियो डिस्कस करेंगे। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग पहले साइटोसोल का, कि ये साइटोसोल क्या है। साइटोसोल पहले बात तो समझिए कि साइटोप्लाज्म को बनाने वाला है, मतलब साइटोप्लाज्म जो है वो इसी से बना रहता है। अब ये है क्या साइटोसोल, तो समझिए साइटोसोल जो है वो एक सॉल्यूशन है, सिंपली सॉल्यूशन है। उसी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन कैसे होता है, जैसे आप लोग तो केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं सॉल्यूशन कोलॉइड, ठीक है, सस्पेंशन, तो वैसे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन सिंपली मीन्स जैसे आप चीनी को पानी मिला दिए तो एक तरह का सॉल्यूशन है। तो साइटोसोल इस सॉल्यूशन ही है जिसमें 90% लगभग पानी ही रहता है, उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और जितने बायोकेमिकल्स है, बायोकेमिकल्स मतलब वो केमिकल जो लाइफ के लिए जरूरी है, बायोकेमिकल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो सब इसमें रहता है। तो पहले हम इसको डिफाइन कैसे करें, क्योंकि एक सॉल्यूबल सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूबल पार्ट है, तो इट इज अ सॉल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉल्यूबल पार्ट। तो क्या ऐसा भी कोई पार्ट होता है जो सॉल्यूबल नहीं होता है? जी हाँ, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल जो है वो सब आराम से वैसे ही फ्लोट करते रहता है, फ्लोट तैरता रहता है साइटोप्लाज्म में, इसी सॉल्यूबल पार्ट में, इसी में साइटोसोल में ही तैरता रहता है। कौन? ये ऑर्गेनल। आप लोग ये ऑर्गेनल का नाम थोड़ा मोड़ा सुने होंगे, आपको याद होगा एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं तो क्लोरोप्लास्ट, ये तो कुछ नहीं याद होगा ना, वो सब इसी में रहता है। दिस सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है। और इसी के अंदर क्या रहता है? सेल ऑर्गेनल। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोकेटेड, जो रहता कहाँ है ये साइटोसोल, तो लोकेटेड बिटवीन सेल ऑर्गेनल, या ऐसे बोल सकते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल बिटवीन सेल ऑर्गेनल, या ऐसे बोल सकते हैं कैसे कि सेल ऑर्गेनल्स या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोसोल, साइटोसोल में रहते हैं। ओके, यही चीज है जिससे क्या होता है, साइटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म का आप देख रहे हैं इसी में सब कुछ तैरता रहता है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये ग्राउंड मटेरियल है, ये बैकग्राउंड मटेरियल है, ठीक है। मतलब बैकग्राउंड मटेरियल मतलब क्या होता है, तो देखिए आपका जो शरीर है उसमें आपको एक बोला जाता है कि आपका बैक पेन है, उसका आपका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यों है ऐसा, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर है उसी के कारण। अगर वो बैक पेन नहीं रहता, बैक में वो स्पाइन नहीं रहता तो क्या हो पाता, ठीक है। बैक में पेन होता है इसलिए मैं बैक पेन मैं बोल रहा था। बैक में अगर स्पाइन नहीं होता तो क्या आप खड़े हो पाते, आपका वो स्ट्रक्चर रह पाता? नहीं हो रह पाता। आपको एक सपोर्ट दिया हुआ, उसी तरह से जो सेल है, सेल को सपोर्ट देने वाला यही है। सेल में बहुत ज़्यादा पार्ट साइटोसोल ही है, साइटोसोल में ही सेल ऑर्गेनल तैरता रहता है, ठीक है। तो ये साइटोसोल का बात हुआ थोड़ा मोड़ा। अब देखिए साइटोसोल वैसे तो ट्रांसपेरेंट दिखता है, ठीक है, और लगता है कुछ है ही नहीं इसके अंदर, स्ट्रक्चरलेस दिखता है। पर रियल में जब साइटोसोल को और मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है तो साइटोसोल भी बना रहता है प्रोटीन से। साइटोसोल इज मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोटीन, सिस्टम ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन जब मिल जाते हैं उसी सिस्टम से क्या बनता है, साइटोसोल, ठीक है। और इसीलिए जो ये साइटोसोल है इसको एक नाम भी देते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड मटेरियल है, बनाता है सेल को, तो इसीलिए इसको साइक्लोस्केलेटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। तो ये जो नेटवर्क है किस चीज़ का, ठीक है, प्रोटीन फाइबर का, जो कि साइटोसोल को बनाता है, ठीक है। साइटोसोल इज मेड अप ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोटीन कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन, ठीक। पर ये दिखता है ट्रांसपेरेंट, पर आपको ज़्यादा मैग्नीफाई करने पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पे ये हमको दिखता है। और ये बहुत सारा मैं बता ही दिया हूँ, 90% लगभग वाटर ही है, और जितना बायोकेमिकल लाइफ के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ रखता है। इसमें शुगर रहता है, सॉल्ट रहता है, एसिड रहता है, एमिनो एसिड नाम सुने होंगे, विटामिन रहता है, गैस रहता है, और भी बहुत सारा चीज़ रहता है। ओके, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं और साइटोस्केलेटन का, क्योंकि साइटोस्केलेटन कभी कभी हम लोग को यूज में आ जाता है, आपको आगे की भी चैप्टर में ये मदद करेगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, इस साइटोस्केलेटन के बारे में। ये साइटोस्केलेटन है क्या? तो पहले तो अभी हम लोग पढ़ें कि एक कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत जटिल नेटवर्क है, किस चीज़ का? प्रोटीन्स का। अब प्रोटीन्स बहुत तरह का होता है, आप लोग कम से कम एक सुने होंगे, एक्टिन प्रोटीन, नहीं सुने? केराटिन प्रोटीन तो सुने होंगे, जिससे हम लोग का बाल बना रहता है। तो बहुत सारा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसी जो कुछ प्रोटीन होते हैं जो फाइब्रस होते हैं, ठीक है, या दूसरे स्ट्रक्चर के भी होते हैं, वही फाइब्रस प्रोटीन का जो है ये बना होता है, फाइब्रस प्रोटीन का। तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किस चीज़ का? ऑफ फाइब्रस प्रोटीन।
फाइब्रस प्रोटीन का, प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का बहुत तरह का प्रोटीन होता है, उसमें फाइब्रस प्रोटीन जो है उसके स्ट्रक्चर से बना हुआ है। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये मेनली 3 होते हैं किसी भी साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन नाम से आपको क्लियर हो रहा है, साइटो स्टैंड फॉर सेल, स्केलेटन मतलब जो उसका शरीर बनाने वाला है। हम लोग का होता है ना स्केलेटल सिस्टम जो हमको सपोर्ट देता है, उसी तरह से सेल को सपोर्ट करने वाला है, तो सेल सपोर्टर है। तो वो बना किससे रहता है? प्रोटीन से। हम लोग समझते हैं प्रोटीन से कोई चीज़ बनता है, बॉडी बिल्डिंग है। अब ये जो है ये 3 टाइप के मेनली प्रोटीन से बना हुआ है। ये फाइब्रस प्रोटीन जो है वो 3 तरह का है मेनली, जिससे कि साइटोस्केलेटन बना हुआ है। एक होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन नाम है, आपको ज़्यादा याद नहीं करना आपको। ट्यूबुलिन प्रोटीन या आपको कभी कभी इसका जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, उतना जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में ज़्यादा चर्चा भी है नहीं। माइक्रोट्यूब्यूल्स बड़ा आता है, ठीक है, नाम से आपको पता ही चल रहा है ट्यूब्यूल्स क्यों बड़ा आता है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, तो इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, छोटा छोटा ट्यूब्यूल्स। दूसरा चीज़ ट्यूब समझते हैं ना, वही ट्यूब, और कोई अलग नहीं है, अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम दिया हुआ है। एक दिया हुआ है एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन भी एक तरह का प्रोटीन है। और इसको जो है हम लोग क्या किए हुए हैं, इसका भी इसी तरह का नाम है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। ये जो एक्टिन है वो उसका स्ट्रक्चर फिलामेंट जैसा होता है, फिलामेंट समझे, तार जैसा वैसा, और ट्यूब जैसा इसका होता है, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल, इसका नाम है माइक्रोफिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट की तरह का स्ट्रक्चर आता है। और थर्ड जो है वो है और तरह का, जिसको हम लोग एक ही साथ बोलते हैं, बहुत सारा है उसमें, इसे एक साथ बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोटीन। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, मतलब इस दोनों के बीच में, या तो फाइबर नहीं ट्यूबुल, इंटरमीडिएट प्रोटीन या इंटरमीडिएट फिलामेंट। और इसमें बहुत सारे आते हैं, जिसमें हम लोग का जो केराटिन है, केराटिन एंड अदर, केराटिन जिससे हम लोग का बाल बनाता है वो भी आता है। तो ये तो बात हुआ किसके बारे में? साइटोसोल के बारे में। अब ये फाइब्रस प्रोटीन करता क्या है? तो फाइब्रस प्रोटीन सिंपली मदद करता है किसमें? सेल के मूवमेंट में। आपको पता होगा कि सेल जो है, सेल के अंदर जितना चीज़ है वो हमेशा डायनेमिक रहता है, मतलब मोशन में रहता है। तो मोशन में कैसे रहता है? तो उसका के लिए ये फाइबर जो है, ये फाइबर अपने आप को थोड़ा सा सपोर्ट करता है उसको। जैसे आप देखे होंगे साइटोप्लाज्म जो होता है अमीबा का, वो आराम से अपना शेप साइज बदल लेता है, किसी कारण? अपना साइटोप्लाज्म का मूवमेंट के कारण। साइटोप्लाज्म में ये प्रोटीन रहता है, उसके कारण होता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि दीज प्रोटीन्स हेल्प इन, ये प्रोटीन जो है वो हेल्प करते हैं किस चीज़ में? हेल्प्स इन सेलुलर मूवमेंट में, सेल के मूवमेंट में। ओके, एक चीज़ तो समझे। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? सेल इंक्लूजन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? सेल इंक्लूजन के बारे में। सेल ऑर्गेनेल के भी बारे में बात करेंगे, और उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसी बारे में, सेकेंड जो है सेल इंक्लूजन। अब देखिए, सेल इंक्लूजन आप लोग भारी ना लीजिए, ठीक है। आप अगर क्लास 9th में आपको इंटरेस्ट नहीं है बायोलॉजी में, तो आप छोड़ भी सकते हैं। सेल इंक्लूजन को आप ऐसे याद रखिए कि ये वैक्यूल है, वैक्यूल भी ऑर्गेनल के रूप में माना जाता है, पर इसको कोई कोई बुक अलग कर देता है, और सही भी है अलग करना। सेल इंक्लूजन नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होते हैं सेल में। बहुत सारे सेल में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, उनमें वैक्यूल आप एक पढ़े हुए हैं 8th तक। तो ये सेल इंक्लूजन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, हम लोग जब ऑर्गेनल का बात किए थे, थोड़ा हमारा बात किए थे लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है। तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है किसमें? साइटोप्लाज्म, स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म। अब इसमें कौन कौन होते हैं, ठीक है, मतलब सेल इंक्लूजन जो नॉन लिविंग है, उसमें नॉन लिविंग में कौन कौन है? तो नॉन लिविंग में एक होता है आपका वैक्यूल, जो कि आप लोग फेमस ही जानते हैं। दूसरा एक होता है रिजर्व फूड, जितना फूड है, फूड तो ऑफकोर्स कैसा होता है? डेड ही होता है, ठीक है। जैसे कि स्टार्च हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, वो सब कैसा है? वो सब भी डेड है, तो रिजर्व फूड वो भी नॉन लिविंग है। तीसरा क्या होता है? पिगमेंट के ग्रेन्यूल, क्या होता है? पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। ये तीन चीज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में होता है। चलिए पहले बात करते हैं वैक्यूल के ऊपर। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर है जिनका अपना कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है, ना डिफिनिट शेप है ना साइज है। प्लांट के पास लार्जर वैक्यूल होता है, एनिमल में उसके कंपेरिजन छोटा होता है। लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए कि प्लांट के पास, देखिए वैक्यूल क्या करता है? जो वेस्ट मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, उसको जमा करने का काम करता है, एक तरह से डस्टबिन है सेल का। तो डस्टबिन है सेल है का, तो किसमें एक्स्ट्रा खाना का बचाव होगा? ऑफकोर्स प्लांट में। क्यों प्लांट में? क्योंकि प्लांट मूवमेंट नहीं करता है। तो प्लांट मूवमेंट नहीं करता है तो प्लांट का ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा एनर्जी खर्च नहीं होने वाला है, तो उसका फूड जो है वो तो स्टोर ही होगा ना। तो फूड स्टोर होगा, मतलब स्टोर करने वाला भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वैक्यूल जो होता है प्लांट का बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा कि वो लगभग 50 से 60% सेल का जगह लिया रहता है। जब हम लोग सेल का फिगर देखेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि वहाँ पे मैक्सिमम पार्ट जो है, आपको दिख भी रहा होगा कि मैक्सिमम पार्ट जो है सेल का बीच वाला, यहाँ तक कि न्यूक्लियस को सेपरेट कर देता है, साइड कर देता है, इतना बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है। और
वैक्यूल जो है एनिमल में छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन नंबर उनका ज़्यादा रहता है, ठीक है। मेनली इसका काम क्या है कि जितने भी सब्सटेंस है, एक्स्ट्रा सब्सटेंस, उसको अपने आप में जमा करना, ठीक है, उसको लिक्विड बनाना और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, मतलब एक टाइटनेस प्रोवाइड करना। तो चलिए लिख देते हैं वैक्यूल्स है क्या। तो वैक्यूल्स एक स्ट्रक्चर है, या बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनल है, स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, हैविंग नो डिफिनिट शेप, जिसके पास कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। और इसका ये बात है कि ये स्टोर करने का काम करता है खाना पानी। इसका आउटर मोस्ट जो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, या आप ऐसे देख लीजिए, ये अगर हमारा वैक्यूल है तो इसका आउटर पार्ट को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है, टोनोप्लास्ट, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। चलिए, और हम लोग बात करेंगे वैक्यूल के ऊपर में, इतना ही नहीं, वैक्यूल एक ऑर्गेनल के रूप में भी बात करेंगे इस पर, और भी जब हम लोग दूसरे ऑर्गेनल के बारे में बात करेंगे, एक तरह का ऑर्गेनल भी है तो उसके बारे में बात करेंगे। रिजर्व फूड में कौन होता है? रिजर्व फूड में स्टार्च, ठीक है, स्टार्च आपको भारी नहीं लग रहा है, ग्लूकोज से ही बनता है स्टार्च, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? रिजर्व फूड। तीसरा चीज़ भी एक है जो कि है पिगमेंट के ग्रेन्यूल, ठीक है। पिगमेंट तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जी वैसा ही, ठीक है। एक पिगमेंट ग्रेन्यूल होता है, जैसे कि किसमें? मेनली स्किन सब में, ठीक है। पिगमेंट ग्रेन्यूल इन, आपको एक शब्द जानना पड़ेगा यहाँ पे, इन लाइट रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट, इन लाइट रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट ऑफ सेल, लाइट रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट ऑफ सेल। और इतना आपको नहीं लिखना है लाइट रिफ्लेक्टिंग पिगमेंट, तो इसके लिए एक शब्द भी है हमारे बायोलॉजी में, उसको बोलते हैं क्रोमेट्रोप्स, क्या क्रोमेफोर्स, क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्रोमेटोफोर उसको बोला जाता है, क्रोमेटोफोर बोला जाता है किसको? जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमारा क्लोरोफिल है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, लेकिन कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, वो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स है। तो ये 3 पार्ट है, ये आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है, ये एक वैक्यूल जरूरी है जिसके बारे में हम और एक्स्ट्रा बात करेंगे। आप इसका अभी नोट करना चाहते हैं तो ये लिख लीजिए, टोनोप्लास्ट क्या आउटर मोस्ट पार्ट है इसका, आउटर मोस्ट पार्ट है वैक्यूल का, और इसका काम क्या है? स्टोरिंग एक्स्ट्रा फूड, ठीक है, एक्स्ट्रा फूड या अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल, वाटर, उस सबको जमा करने का काम करता है। और हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके। अब बात करते हैं लास्ट में किसके बारे में? सेल ऑर्गेनल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सेल ऑर्गेनल के बारे में, या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल के बारे में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनल और ऑर्गेन में थोड़ा सा फर्क है, ऑर्गेनल और ऑर्गेन में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप लिटरल वर्ड पे जाएंगे, लिटरल वर्ड पे कि ऑर्गेन का क्या मतलब होता है, तो ऑर्गेन का मतलब होता है कोई इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, लैटिन में ऑर्गेन का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, मतलब कोई काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट। जैसे हुआ बहुत सारा, हमारा ज्योमेट्री बॉक्स भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हम बहुत सारा काम करते हैं, तो एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो यहाँ जो सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब है? तो देखिए, ऑर्गेन जो है वो अलग है, ऑर्गेनल अलग है। ऑर्गेन तो कब बनता है? आपको याद होगा, सेल जब मिलता है तो टिश्यू बनाता है, टिश्यू जब मिलता है तब ऑर्गेन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट जो है वो एक ऑर्गेन है, ठीक है, वो बहुत सारे मसल से, टिश्यू से बना हुआ है। मसल्स क्या एक तरह का टिश्यू है, नहीं पता है तो हम लोग एक्स्ट्रा बात करेंगे आगे। मसल बहुत तरह सेल से बना रहता है, तो मसल टिश्यू है, और उस टिश्यू से के मिलने से बनता है हमारा हार्ट। अब ये सेल ऑर्गेनल क्या है? ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर है। वो ऑर्गेन बहुत बड़ा हो गया, वो सेल से भी बना रहता है, और सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू से भी बना रहता है, मतलब ऑर्गेन बहुत बड़े होते हैं। ऑर्गेनल एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में या सेल में रहते हैं। तो इसका काम क्या है? तो देखिए, सेल में बहुत सारा काम रहता है। कौन सा काम? तो काम रहता है जैसे कि कोई चीज़ को बनाना, कोई चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, उसके बाद एक नेटवर्क बनाना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना, ठीक है, पावर हाउस के रूप में काम करना, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सब जो है वो सेल ऑर्गेनल ही करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करें? तो इसको ऐसे डिफाइन कीजिए कि सेल ऑर्गेनल छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि साइटोसोल में नहीं, साइटोसोल आपको भारी लगा, साइटोसोल लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, तो ऐसे बोलिए कि साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, किसको? तो साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनल को। तो ये बोल सकते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनल्स है, स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में रहते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन, ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा लाइफ सस्टेन रहता है, फॉर सस्टेनिंग लाइफ।
चलिए, ये तो बात हुआ डिफिनीशन का। अब इतना बार आपको नहीं लिखने का जरूरत है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, वो भी सेल ऑर्गेनल का डिफिनीशन हो जाएगा। पर अच्छा रहेगा अगर आप ये जोड़ दें, जिसका काम होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम को करना, बहुत सारा काम को करना, बहुत सारे काम को क्या करना है, एनर्जी का प्रोडक्शन करना, कोई चीज़ सामान को, कोई सब्सटेंस को इधर उधर करना, ठीक है, डाइजेस्ट करना, कोई चीज़ को छींटना, हार्मोन प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस करना, ये सब काम रहता है। अब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है हमारे पास, ठीक है। और एक और बात सेल ऑर्गेनल की ये होती है कि सेल ऑर्गेनल अक्सर देखा गया है मैक्सिमम कंडीशन में कि सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इससे क्या मतलब है कि सेल ऑर्गेनल के पास मेम्ब्रेन होता है, बाहरी कवरिंग होता है। सेल ऑर्गेनल्स हैव मेम्ब्रेन्स होता है, आउटर कवरिंग होता है। और ये आउटर कवरिंग क्या करता है, मेम्ब्रेन्स का मतलब आउटर कवरिंग, मतलब कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से एक कवरिंग होता है। हम लोग जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े थे तो याद कीजिए प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होता था, ठीक है। तो एक आउटर कवरिंग होता है, ठीक है, जो इसको क्या करता है, एक खास शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये बहुत सारे हैं। और इस सेल मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है, इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि ये आउटर इन्वायरमेंट्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में क्या हो रहा है उससे इसको बचा के रखते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैसे कपड़ा जो है हमारा, वो कपड़ा हमको क्या काम करता है, तो बारिश से या अलग अलग एडवर्स कंडीशन से हमको बचाने का काम करता है, धूल सबसे। वैसे ये जो इसका मेम्ब्रेन है ये इसको प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहर में कुछ हो रहा है इसको इससे मतलब नहीं है, ये इसको बचा के रखता है। अब बहुत सारे हैं, तो कुछ ऑर्गेनल का हम लोग जो हम लोग को पढ़ना है उसका हम लोग नाम आपको बता देते हैं। पहला आपको पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम से आपको डरना नहीं है, सब आराम से हम लोग धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे। इसको शॉर्टकट में ER भी बोलते हैं, E फॉर इंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। सेकेंड इज फॉर गोल्गी एपरेटस, ठीक है, गोल्गी एपरेटस। नाम सब ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो खोजे हुए हैं, जैसे इन्हीं को खोजे हुए कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट, तो इसलिए ऐसा नाम है। थर्ड जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाइजोजोम, ठीक है, सॉरी राइबोजोम एक पढ़ेंगे जो कि प्रोटीन बनाने का काम करता है। चौथा लाइजोजोम। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th नंबर पे, या सीक्वेंस इधर उधर भी हो सकता है, मुझे अभी जो जैसे जैसे याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट आएगा, क्रोमोप्लास्ट आएगा, ये सब आएगा। और बात करेंगे एक सेंट्रोसोम। ये आपके सिलेबस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लास 9th के लिए, फिर भी थोड़ा मोड़ा आइडिया हमको हो जाएगा। जैसे कि हमको न्यूक्लियस में, जब न्यूक्लियस के पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से मदद मिल जाएगा। एक होगा पेरोक्सिसोम, एक है पेरोक्सिसोम, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट है जो हम लोग को पढ़ना है। ऑफकोर्स आप अगर सेल इंक्लूजन को नहीं समझे हैं तो आपके लिए वैक्यूल भी एक ऐड हो जाएगा, और इसको हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल, जो क्या है, जो एक सेल इंक्लूजन है। सेल इंक्लूजन आपको भारी पता नहीं लगता रहता बच्चा को। सेल इंक्लूजन सिंपली समझिए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सब जितना आप पढ़ें ये सब लिविंग है, ठीक है, लिविंग स्ट्रक्चर है। लिविंग स्ट्रक्चर को एक और नाम दिया जाता है, आपको पता होगा, लिविंग स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। तो लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, और जो नॉन लिविंग है, ठीक है, उनको प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा जाता, ये सब लिविंग है। ओके, जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म, ऐसा भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, अ सेल फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है, ए सेल हैविंग नो प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड। तो एक सेल जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है, मतलब लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, डेड सेल, ठीक है, वो डेड सेल हो जाएगा। तो ये बात करना था इस वीडियो में। अगले वीडियो से हर एक वीडियो में एक एक पहले इंडोप्लाज्मिक तब ये सीक्वेंशियली हम लोग करते जाएंगे। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग करते जाएंगे, ऐसे देखते रहे। ये एक ओवरव्यू था पूरे साइटोप्लाज्म के ऊपर कि साइटोप्लाज्म होता क्या है, किस चीज़ से बना रहता है और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।